हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। पर्यावरण की समस्याएं। देखिए, पर्यावरण समस्याएं कई कारण हो सकते हैं। कहते हैं पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन के बिना हम जीवन की जो है समझना भी कठिन हो जाता है। पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता और आप जो है नष्ट करना जो है एक नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जा सकता है। अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग सदैव हर एक व्यक्ति करता है और ये संसाधन नवीकरण और नवीकरण दोनों प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, आप जो पर्यावरण का उपयोग कर रहे हो, पर्यावरण के साधनों का उपयोग कर रहे हो, या तो आप नवीकरण के रूप में कर रहे हो या और नवकरणीय संसाधन के रूप में कर रहे हो। हमें उन अनवकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल के प्रयोग में ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। अब सोचिएगा कि कोयला, पेट्रोलियम में जो है जागरूक रहने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये कोयला, पेट्रोलियम बनने में लाखों साल लग जाती है और इसकी फॉर्मेशन होने में लाखों साल लगती है। तो इसका मतलब अगर आप इसको नष्ट कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, तो ये दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगा। तभी आप देख रहे होगे कि आजकल के समय में जो है इलेक्ट्रिकल बाइक बहुत काफ़ी आ चुका है। तो इसका मतलब यही है कि हम अब जो है अलार्मिंग रेट पे आ चुका है पेट्रोल और कोयला, तो हमें कोई और संसाधन ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हम अपना जीवन को जो है सुचारू रूप से चला सके। तो कहते हैं सभी मानवीय क्रियाकलापों के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आप जो भी करते हो, चाहे कोयला का उपयोग करते हो, चाहे किसी भी चीज़ को करते होगे, इससे जो होता है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो वो पड़ता है पर्यावरण पे। पिछले 2 दशकों में पर्यावरण पर मानव प्रभाव कई गुना बढ़ता ही चला गया है, जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो हुआ है, हमारे जो है जीवन जो है कई मायने में बदल सा गया है और इससे जो है सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वो पर्यावरण को ही हुआ है। और पर्यावरण के नुकसान होने के कारण जो है सभी लोगों के जीवन जो है तहस नहस होने पे लगा हुआ है। तभी तो आप अभी देखते हो कई तरह की बीमारियां भी होती है, जिसे छुटकारा पाना संभवतः मुश्किल ही पड़ता है। विज्ञान और तकनीकी वृद्धि के कारण पर्यावरण के क्षरण के मनुष्य को अपने अस्तित्व का भीषण संकट खड़ा कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है कि विज्ञान तकनीकी ने जो है इतनी वृद्धि हो गई है कि मनुष्य तो जो है आलस्य के एक नया रूप धारण कर लिया है। आज मनुष्य का मतलब होता है आलस। यानी ये सब क्यों हुआ? क्योंकि विज्ञान और तकनीकी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने क्या किया, इस पे निर्भर पूरी तरह से हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवनचर्या भी जो है बिल्कुल नष्ट सा हो गया है। जितनी जल्दी इसे समझ लिया जाए कि पर्यावरण का संरक्षण, उनमें गुणवत्ता संवर्धन मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है पर्यावरण के विषय में हर एक देश बात करता है, हर एक राज्य बात करता है, लेकिन कहते हैं ना, इन पे जो इनका प्रतिक्रिया होती है वो जीरो होता है। कहते हैं विश्वव्यापी स्तर पर जो है पर्यावरण के अवेयरनेस की जो है कैंपस चलाई जा रही है, लेकिन देखा जाए तो इसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल जीरो के समान है। आप देखते ही होंगे कि लोग अपने लालच के आड़ में जो है पेड़ पौधों को ऐसे काट रहे हैं जैसे उनका हमारे जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो लेकिन कहते हैं कि जैसे आप पेड़ पौधों को काटोगे, पेड़ पौधा भी आपको उसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने जो जीव जंतु के जो है आश्रय को ख़त्म कर दिया है, तो जीव जंतु जो है आज के समय में रोडों पर घूमता हुआ नजर आता है और यानी कई प्रकार के एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। तो इसका प्रभाव तो दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। जनरल सी बात है कि हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे, जहाँ पर हर तरह के जीव जंतु अपना निवास करती है, तो वो तो हमारे घर तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और घर तक पहुँचेंगे तो हमें कई तरह के नुकसान भी करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कुछ लोगों की जो है लालच के कारण ऐसा संभव हुआ है। प्राकृतिक संपदा जैसे भूमि, जल एवं वायु का जो बुद्धिमत्ता प्रयोग एवं स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए आवश्यक है, जो पर्यावरण एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध भी होगा। तो ये बहुत बड़ी बात आती है कि अगर भूमि, जल और वायु का अगर हम बुद्धिमत्ता से प्रयोग ना करें तो आने वाला समय में, जैसे आपको पता है कि कई राज्य हैं जहाँ पर अभी के समय में जो है ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण लेवल दिखाया जा रहा है और कहते हैं पोल्यूशन शहर में भी है, इंडिया का ही सबसे नंबर 1 नाम है। तो इससे आप समझ सकते हो कि भारत जो है किस स्थिति में पहुंच गया है और आने वाला समय में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। कहते हैं बहुत इसमें मंत्री सब आते हैं और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर तरह के भाषण देते हैं, लेकिन उनके द्वारा एक भी कदम नहीं उठाई जाती है। ये आपने भी देखा होगा और ये हम भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पर्यावरण की समस्याएं। देखिए,
पर्यावरण की समस्याएं के विषय में जो हम चर्चा कर रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। पर्यावरण कुछ विशेष समस्याएं जो है यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो हमारे समस्या यही दिया हुआ है कि भूमि, वायु और पानी। देखिए, भूमि, वायु और पानी, आखिर इसमें किस प्रकार की जो है पर्यावरण समस्याओं को उत्पन्न किया है। कहते हैं भूमि और पानी के जो है प्रदूषण से पौधे, जानवर और मानव जाति को काफ़ी प्रभावित किया है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को अगर मान लीजिए पानी रहेगा, वायु रहेगा और भूमि प्रदूषण होगा तो पौधे, जीव जंतु, मानव तो क्या इस पर प्रभाव नहीं पड़ेंगे। कहते हैं चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधों हो, सारे प्राकृतिक के ही संतान माने जाते हैं। क्योंकि एक दूसरे जब पर्यावरण की रचना हुई तो उस समय हर चीज़ जो थी एक दूसरे पर आश्रित बनाई गई। अगर मान लीजिए इंसान के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ी जाएगी तो पौधे जो है अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और पौधे द्वारा जो ऑक्सीजन नहीं छोड़े जाएंगे तो इंसान नहीं जिंदा रह पाएगा। तो पर्यावरण ने बहुत सोच समझ के जो है इनकी संतुलन बनाने की कोशिश किया था। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहते हैं इनकी प्रभाव जो है काफ़ी देखने को मिलता है। कहते हैं अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 5 से 7 जो है मिलियन हेक्टेयर भूमि की हानि हो रही है। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि 5 से 7 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि का जो है कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है, यानी वनों को नष्ट करके जो है इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वायु और पानी के कारण मृदा अपरदन विश्व के बहुत महंगा पड़ रहा है और बार बार बाढ़ आने से विशेष प्रकार की हानि होती है, जैसे वन क्षेत्र का घटना, नदियों में गाढ़ भरना, पानी निकासी का जो है पर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण होना, जान माल की काफ़ी हानि होना, सभी प्रकार के नाभिकीय कचरों को सागरों में डालने से पूरा प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित और विषमता हो गई है। तो इसका प्रभाव यहाँ पर सब जगह देखने को मिल रहा है। कहते हैं इंसानों के लालच ने जो है इसको बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया है। आज जो इंसानों ने पेड़ पौधों को दिन प्रतिदिन जो नष्ट करते चले जा रहे हैं, क्या उनको समझ नहीं है। आप सोचिएगा कि पेड़ पौधे अनपढ़ लोग काटते हैं, गरीब लोग काटते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये ना तो अनपढ़ काट रहे हैं ना गरीब काट रहे हैं। ये बड़े बड़े मालिक लोग जो होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, वो जो है बिल्कुल तहस नहस कर रहे हैं। और दूसरी बात तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर घर के लिए जो है कुछ ज़मीनों को ऐसे बेचा जा रहा है जिसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। सरकार आए दिन आती है, हम इस पर रोक लगाएंगे, लेकिन जब जेब में पैसा भर जाती है तो डायरेक्ट जो है फिर से वो जो है रजिस्ट्री खोल देते हैं। तो ये हमारी विडंबना नहीं है, ये देश की विडंबना बना दिया है लोगों ने। कहते हैं पैसे की लालच ने तो इनको अपनी ज़मीन तक भी बेचने को उनको जो है प्रोत्साहित कर दिया है। कहते हैं ज़मीन तो इन्होंने ऐसे बेच रहे हैं जैसा इसका कोई अर्थ ही नहीं है। आप देखोगे जिस क्षेत्र में जंगल इतनी अधिक मात्रा में थी वहाँ पर जंगल जो है बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, और वहाँ पर जो जीव जंतु रहते थे वो सड़कों पर आए दिन आपको जो है मरे हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दिया है इंसानों ने। उसके पश्चात हमारे समक्ष जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, सबसे बड़ा कारण अगर बनता है तो जनसंख्या वृद्धि ही है। कहते हैं जनसंख्या वृद्धि ने तो कहते हैं बहुत ही बुरा प्रभाव पर्यावरण पे डाला है। कहते हैं जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है खाने और सांस लेने वाले अधिक लोग। इससे भूमि और जंगलों पर जो है अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है, जिससे अत्यंत परिस्थितियों में असंतुलित पैदा जाता है। देखिए, कहते हैं अगर जनसंख्या बढ़ता है तो खाने की समस्या बढ़ेगी और सांस लेने की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि जितने व्यक्ति होंगे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और उतने ही जो है पेड़ पौधों को भोजन बनाने पड़ेंगे। और पेड़ पौधों को तो हम नष्ट तहस कर रहे हैं, तो उतना पेड़ तो रहेगा नहीं जितनी जनसंख्या रहेगी। तो आप समझ सकते हो कि इसकी बैलेंस क्या होगा। और इसका रिजल्ट सबसे अधिक आप देख सकते हो कि भारत की जो राजधानी दिल्ली है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पर ऑक्सीजन की इतनी जो है कमियाँ दिखने को मिल रहा है। हमारी बढ़ती जनसंख्या में भूमि पर बोझ बढ़ रहा है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता भी घटती चली जा रही है। अभी आप देखोगे कि हर साग सब्जी जितने भी तरह के उत्पाद मिल रहे हैं वो महंगे भी होते हैं और अच्छे क्वालिटी के भी नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी गुणवत्ता जो है घटती चली जा रही है, और इसका कारण कई मानने में जो है जनसंख्या वृद्धि ही समझी जा सकती है। वनों में कमी आती चली जा रही है और परिस्थिति में संतुलन के लिए वन क्षेत्र बहुत आवश्यक है, जिसके अभाव में वन जीवन विलुप्त होते जा रहे हैं तथा परिस्थिति में असंतुलित पैदा होता जा रहा है। जैसे अत्यंत कठिन जीव जो है लुप्त भी हो जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं बहुत से जीव जंतु लुप्त भी हो गए हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए पहले के समय में गिद्ध कितना मात्रा में होता था। कोई भी अगर जानवर मरता था तो गिद्ध जो होता था 2 सेकेंड में उसको जो है मांस तक खा जाया करता था। लेकिन आज के समय में परिस्थिति बिल्कुल ही बदल गई है। आज गिद्ध जो है नष्ट हो गई है, और कोई भी जीव जंतु अगर मर जाता है तो उसकी लाशें सड़ रही होती है, बदबू फैला रही होती है और पर्यावरण को दूषित कर रहा होता है।
तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं कि जितना हम लोग आधुनिकीकरण के आड़ में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमारा लाइफ उतना ही खतरनाक होगा। कहते हैं सबसे बड़ी समस्या तो सरकार ने अभी खड़ी कर दिया है हमारे देश में 5G लाके। आपको शायद याद होगा कि जब 4G लॉन्च की गई थी तो बहुत से जीव जंतु जो थे मर गए थे, और ये सरकार को भी मालूम है कि ये 4G और 5G, क्योंकि इससे जो होता है जीव जंतु के मानसिकता पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, और ये कई फिल्मों में भी दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन सरकार इस बात को कभी भी नहीं समझती है, क्योंकि सरकार को ये बात पता है कि हमें तो पैसा यही 3G और 5G से ही प्राप्त होने वाला है, तो हम ऐसा क्यों रेगुलेशन न लगाएं। लेकिन ये देश के भविष्य के साथ ही सदैव खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ हर एक व्यक्ति को कि इसको जो है आप खुद नकार दीजिए। 5G की न तो सिम खरीदिए और न ही आप उसका इस्तेमाल कीजिए। कहते हैं अगर आप अपना भविष्य नहीं बचाइएगा तो आने वाले जो जिस बच्चे से आप प्यार करते हो, जिसको आप अपना कहते हो, उनके लिए ना तो ज़मीन सही रहेगा, न इनके वायु प्रदूषित, न वातावरण सही रहेगा, और वायु प्रदूषण में उनका जीवन जो है यापन करना पड़ेगा। ना उनको देखने के लिए कोई पक्षी मिलेगा, न कोई जानवर मिलेगा, ना ही कुछ प्रकार के जो है वस्तु मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, और सरकार इस पे को कुछ भी नहीं जाता है। उनको तो धन दौलत की इतनी लालच पकड़ लिया है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। तो कहते हैं 5G जो कहते हैं बड़े बड़े देश में भी लॉन्च नहीं किया है, जो इंडिया में कर दिया गया है, तो इसका प्रभाव क्या देखने को नहीं मिलेगा? सरकार को क्या इसकी इफेक्ट का पता नहीं है? सब पता है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ पैसा का जो गर्मी होता है वहाँ पर लोगों के अच्छा और बुरा का जो है पहचान नहीं हो पाता है। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। कहते जनसंख्या वृद्धि केवल प्राकृतिक पर्यावरण के लिए ही समस्या नहीं है, अतुल ये पर्यावरण के अन्य पौधे, पक्षियों और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के लिए भी काफ़ी समस्याएं हैं। यानी देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी काफ़ी समस्या उत्पन्न खड़ी कर रही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है शहरीकरण। देखिए शहरीकरण ने भी काफ़ी समस्या उत्पन्न कर दिया है। शहरीकरण भी प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में देखा जा सकता है, और पर्यावरण के लिए खतरा भी सबसे बड़ा है। कहते हैं शहरीकरण का अर्थ है लोगों की शहर की ओर भागती भीड़। शहरीकरण का परिणाम ये हुआ है कि धूल, बीमारी और विनाश बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और शहरी की स्थिति में जो है सफाई, बीमारी, आवास, जल आपूर्ति, बिजली की समस्या निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। दूसरी ओर ग्रामीण जीवन में भी सोच जो है विचार में ईंधन की लकड़ी संग्रहित करने और अधिक चरगाहों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के हर्ष से पर्यावरण में काफ़ी क्षरण भी हुआ है। आपने देखा होगा कि पर्यावरण में जो है कई मायने में जो है नुकसान हुआ है। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते होगे, अगर 5 साल के बाद गांव में जाके देखना, आप सारे पेड़ पौधे कटे हुए नज़र आते हैं, और सारे में जो लोग भूमि पे कृषि करते हुए नज़र आते हैं, या वहाँ पर आपको घर बना हुआ दिखता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं धरती उतना ही के उतना ही है, लेकिन लोगों ने क्या किया है, पर्यावरण को असंतुलित कर दिया है, जिसका प्रभाव किसी दूसरे पे नहीं पड़ना है, हम मनुष्य पे ही पड़ना है, और इसका जो है हम समय समय पे इसका प्रकोप भी देखने को हमें मिलता ही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है औद्योगिकरण। कहते हैं औद्योगिकरण भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहते हैं यातायात और संचार के साधनों के विकास के साथ औद्योगिकरण ने न केवल पर्यावरण को प्रदूषित किया है, अतुल प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी पैदा कर दी है। दोनों प्रकार से भारी हानि हो रही है। ऊष्मा प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, रेडियोधर्मी, नाभिकीय कूड़ा कचरा और इस प्रकार के अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर ने पर्यावरण खतरा बढ़ा दिया है। दूसरी ओर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की खपत से जो है प्राकृतिक संसाधन का हर्ष होना एक स्वाभाविक बात है। हम प्रभावी पीढ़ी की चिंता के बिना ही विश्व निर्माण कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं कि बड़े बड़े जो होते हैं देश भी इस बात को नहीं समझ पा रही है। कहते हैं अगर देखा जाए, अभी आपने देखा भी होगा कि कई क्षेत्रों में युद्ध छिड़ा हुआ है, और इसमें क्या होता है, बहुत से बारूद, बम, विस्फोट होते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होती है। कहते हैं छोटा सा जमीन के टुकड़ा के लिए और अपना वर्चस्व बनाने के लिए इन्होंने पर्यावरण को ऐसे दूषित कर रहे हैं जैसे इस पर्यावरण में इनको रहना ही नहीं है। लेकिन कहते हो तो अमीर लोग हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन आम गरीब लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। उनके पास सिर्फ जीवन त्यागने के सिवा कोई विकल्प भी शेष नहीं रह जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता। देखिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता हर एक इंसान का दायित्व है। आप सोचिएगा कि विश्वव्यापी जो है लोग यहाँ पर इसका कदम उठाएंगे, या आप ये सोचिएगा कि क्षेत्रीय सरकार इसका जो है
प्रभाव डालेगा। लेकिन दोस्तों ये सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक आप लोग स्वयं ही समझदार नहीं बनोगे, तब तक ये पर्यावरण जागरूकता नहीं हो पाएगी। पिछले 2 दशकों में पर्यावरण नीति निर्माताओं ने वैज्ञानिक और विश्व के अनेक देशों में आम आदमियों का ध्यान आकर्षित किया है। वे अकाल, सूखा, ईंधन की कमी, जलाने की लकड़ी और कचरा, वायु और जल प्रदूषण, रासायनिक और विकिरणीकरण की जो है प्रभाव समस्याएं, जो है प्राकृतिक संसाधनों, वन जीवन एवं लुप्त होना, एक जो वनस्पति एवं जीवन जंतुओं के खतरे जैसे मुद्दे के प्रति अधिक सतर्क होते जा रहे हैं। लोग वायु, जल, मृदा और पौधे जैसे प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति जो है सजग हो चुके हैं तथा वह प्राकृतिक संपदा है जिस पर मनुष्य निर्भर करता है। यदि बात यहाँ ये सभी बात इंपॉर्टेंट रखता है, अगर पर्यावरण मुद्दे महत्वपूर्ण माना गया है हर एक क्षेत्र के लिए, कहते हैं विश्वव्यापी स्तर पर जो है पर्यावरण मुद्दा उठाया जा रहा है, इवन कि पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके संरक्षण के बिना स्थिति बहुत भयावह होगी। यानी स्थिति अगर आप देखोगे आने वाला समय में तो बहुत ही भयभीत करने वाली होगी, यानी हॉरेबल कंडीशन आ जाएगा। यदि पर्यावरण समस्याओं का हल ना किया गया तो यह पृथ्वी भावी पीढ़ी के रहने योग्य नहीं रह पाएगा। और यही त्रिपान स्टडी सेंटर बार बार कहता है कि हमें पर्यावरण को समझना है और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए सदैव अग्रसर होना है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण करना कोई बहुत बड़ी दुस्सर कार्य नहीं है। अगर आपने देखा होगा, चिपको आंदोलन के विषय में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर कुछ स्त्रियों ने जो है पेड़ पौधे काटने से जो बड़े बड़े ठेकेदारों को जो है मना कर दिया और उनको घुटना टेकने के लिए मजबूर भी कर दिया। तो क्या हम पौधे नहीं लगा सकते? क्या पेड़ पौधे काटने वाले लोगों पे हम कुछ कर नहीं सकते? करने के तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ये लोग बड़े बड़े जो है मंत्री लोग ही होते हैं जो इनको प्रोत्साहित करते हैं। आम आदमी जो है कभी बड़े बड़े लकड़ियाँ नहीं काटती है, बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं काटते हैं। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती है, वो अपने जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा करते हैं। तो कहते हैं आम लोग भी वो काफ़ी परेशान इन चीज़ों से है। वो लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यही समस्या जो है देश में पर्यावरण जैसी समस्या को खड़ा कर दिया है। कहते हैं अगर आप लोग किसी के कहने पर जो है रोडों पे आ सकते हो, तो क्या अपना भलाई के लिए, अपने जीवन के लिए, क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते? क्या प्रेशर ग्रुप नहीं बन सकते? आप लोग बन सकते हो, लेकिन इसमें जो है उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। आज लोगों की और इस ग्रह की आवश्यकता एक को हो गई है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य को संभावना बनाने के लिए पर्यावरण की रक्षा एवं बचाव अनिवार्य है। देखिए, अगर आने वाला समय में आप लोग अपने परिवार से प्रेम करते हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, तो इसका मतलब है कि आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव ही अग्रसर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपनों से प्रेम करते हैं तो उनको हम जो है दूषित वायु में नहीं रख सकते। कहते हैं उनको इस तरह की समस्याओं से हमें जूझना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनों से प्रेम करते हैं। वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही है और इसके अनुरूप पर्यावरण परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। यद्यपि प्रकृति में सहन करने की अपार क्षमता और वह स्वयं ही पुनर्जीवित कर लेती है, परंतु फिर भी इसकी एक सीमा होती है। कहते हैं कोई भी चीज़ की एक सीमा होती है। अगर आप पृथ्वी पर इतना अधिक दबाव डालोगे, इतना प्रेशर डालोगे और इसके जो मेन पार्ट पेड़ पौधे होते हैं उसको नष्ट कर दोगे, तो पृथ्वी भी क्या होगा? पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। तभी तो आपको देखने को मिलता ही है आए दिन, कहीं बाढ़ से पीड़ित होते हैं लोग, कहीं भूकंप आ जाती है, कहीं ज्वालामुखी फट रही होती है। तो अचानक इतने सारे प्रॉब्लम आने का कारण क्या है? इसका कारण मात्र एक है कि हमने पर्यावरण के संतुलन को जो है बिगाड़ दिया है। अब इस संतुलन बिगाड़ दिया है तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कहते हैं बड़े बड़े भविष्यवाणी ये भी की गई है कि ग्लेशियर पिघल जाएगा और धरती जो होगा जलमग्न हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो सच्चाई है, तो होना स्वाभाविक बात है। ग्लेशियर जिस प्रकार से पिघल रहा है, आने वाला समय में जो है विश्व जो है जलमग्न हो जाएगा और जलमग्न होने का अर्थ ही होता है पृथ्वी का नष्ट हो जाना। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस पे हर एक देश को, हर एक व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। अगर आज नहीं सोचिएगा तो आने वाला समय में जब मुसीबत आएगा तो आपको समझने और बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना, अगर समय रहते जो व्यक्ति संभल नहीं जाता, मुसीबत आने पर अगर वो बोलता है तो उसके जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होता। तो यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि पृथ्वी का भी एक क्षमता होती है, वो भी एक सीमा तक ही कोई चीज़ को सहती है।
विशेष रूप से जब बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी दबाव निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। आज के समय में देखा जाए तो बड़े बड़े देश भी जो है बड़े बड़े कंपनियों को निमंत्रण दे रही है और उनके लिए जो है पर्यावरण को नष्ट कर रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या ये कंपनियां जो आएगी क्या पर्यावरण को जो है तहस नहस नहीं करेगी? 100% करेगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े जो है फैक्ट्री लगाने के लिए जो है बड़े बड़े क्षेत्रों को नष्ट करना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। इसलिए देखा जाए तो कहते हैं कि विशेष रूप से जब बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का दबाव निरंतर बढ़ेगा तो पर्यावरण का हर्ष होना भी स्वाभाविक बात रहेगा। आज अक्षय विकास तथा परिवर्तनशील पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण की आवश्यकता है और कहते हैं कि ये संरक्षण जो है हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है। कहते हैं सरकार तो आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन ये पर्यावरण हमारे सबके लिए जरूरी है, इसलिए सबको इसमें सोचने की आवश्यकता है और इसके लिए जो है जो भी कदम हो सके उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर बात आ जाता है यहाँ पर अलंबनीय विकास की अवधारणा। देखिए, अलंबनीय विकास की अवधारणा का क्या आधार है? कहते हैं पर्यावरण विकास पर बने विश्व आयोग ने 1987 में हमारा संयुक्त भविष्य यानी हमारा संयुक्त भविष्य शीर्षक से अपनी रिपोर्ट दी गई थी और इस रिपोर्ट ने अलंबनीय विकास यानी अक्षय विकास की अवधारणाओं को उजागर एवं संचित बनाया था। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि सभी चीज़ों के लिए रूल रेगुलेशन बनी होती है, लेकिन उस रूल रेगुलेशन सिर्फ किताबों में या जो है पन्नों पे ही नज़र आती है। वास्तविकता में यहाँ पर कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिलता है। ये जो है परम सत्य है। अलंबनीय विकास की परिभाषा दी गई कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझने के किए बिना पूरा करना और सभी प्रकार की विकास क्रियाएं किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी होती है। कहते हैं आवश्यकता इस बात की विकास से होने वाले पर्यावरण चरण के ध्यान में रखा जाए तथा विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित भी किया जाए। लोक कल्याण और विकास का जो अलंबनीय संदर्भ प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए। मूल चिंता यह है कि अंततः कितने लोगों की पर्यावरण एवं जीवन की गुणवत्ता स्तर पर कितना सहायता किया जा सकती है। देखिए, ये बात जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसको अलंबनीय विकास या अक्षय विकास के ऊपर रिपोर्ट तैयार किया गया था और इस रिपोर्ट में साफ बात कही गई थी कि पर्यावरण के लिए कितना किया जा सकता है। देखिए, आपको पर्यावरण के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण जिस कंडीशन में उनको छोड़ दीजिए। पर्यावरण स्वयं ही अपने आप को विकास करने में अग्रसर है, लेकिन अगर आप पेड़ पौधों को काट दोगे तो वो अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं इंसानों के पास बुद्धि है, हाथ है, पैर है, तो ये अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग गया है इंसान। लेकिन इंसान का अस्तित्व तभी है जब ये जीव जंतु हैं, पर्यावरण है, पेड़ पौधे हैं। अगर ये जीव जंतु, पर्यावरण और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इंसान का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पे जो है बहुत से विद्वानों ने इस पर अपना विचारधारा रखा है और उन विचारधाराओं में से कुछ विचारधारा यहाँ पर प्रस्तुत है। कहते हैं मुख्य धारा के विद्वानों का जोर प्रदूषण नहीं है, तो उनका जोर है कि किस प्रकार ऊर्जा और ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय बनाया जा सके और उनका निरंतर जो है नवीकरणीय हो। देखिए, बहुत से लोगों के यही विद्वानों का मत होता है कि हम नवीकरणीय के स्रोत कैसे ढूंढें। कहते हैं जब हमारे पास सुविधाएं होंगी तभी हमारा सोच भी प्रबल होगा, लेकिन हम जो है ऐसे जीव जंतु को नष्ट करते जा रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध भी होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनका अस्तित्व ही नष्ट हो गया तो उसका कोई आधार रह नहीं जाएगा। कूड़े कचरे को कच्चे माल तथा कच्चे माल को कूड़े कचरे में अर्थात दोनों का जो है पुनर्चक्रण किया जा सके। यानी विद्वानों ने इसी बात पर जोर दिया है कि कोई भी चीज़ों को हम कैसे पुनर्चक्रण करें। देखिए, विद्वानों की अपनी मत है, लेकिन यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर का एक ही मत है कि जब तक हम इन चीज़ों का संरक्षण करना नहीं सीख लेते तब तक जो है किसी चीज़ का संरक्षण करना संभव नहीं है। चाहे आप पुनर्चक्रण करना भी क्यों ना सीख लो, अगर पेड़ पौधे ही नष्ट हो जाएंगे तो इससे क्या कर लोगे पुनर्चक्रण करके। कहते हैं पुनर्चक्रण तो किया जा सकता है, जो हमारे कुछ चीज़ें होती है, प्लास्टिक होती है, इन चीज़ों का, और हो भी रहा है इसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने से बेहतर है कि वास्तविक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। द ग्रीन्स कहते हैं कि वृद्धि एक प्रकार का कैंसर है, एक ऐसा कैंसर जो पूरे विश्व में फैल सकता है और जीवन का नाश भी कर सकता है। वो उद्योगों को तभी स्वीकार करते हैं जब लघु स्तर पर हो तथा आत्मनिर्भर के लिए हो। वह व्यापक विकेंद्रीकरण की वकालत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। द ग्रीन्स ने सही कहा है और सही बात कहा है कि ये देश के लिए कैंसर के रूप में वो है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। कहते हैं इससे जीवन का ही नाश होगा।
कहते हैं अगर आपने उद्योग स्थापित किया है तो उसको लघु उद्योग पे स्थापित कीजिए। बड़े बड़े उद्योगों की क्या आवश्यकताएं हैं, लेकिन आवश्यकताएं तो तब बढ़ जाती है जब जनसंख्या बढ़ती है या लोगों की लालच बढ़ती है, सरकार के जो है पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो बड़े बड़े कंपनियों को भी निमंत्रण देती है, बड़े बड़े कंपनियों से जो है इलेक्शन में अच्छे खासे पैसे सुलती है। तो ये सारी बातें यहाँ केंद्रित होती है कि इससे हमारा पर्यावरण को ही नुकसान पहुँचता है। अलवनीय विकास की संकल्पना विकास के कम और पर्यावरण के लिए अधिक है। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आती है कि स्थापित्व के लिए अधिक, पर्यावरण के लिए कम, आवश्यकताओं को सीमित करने के लिए अधिक और भौतिक विकास की निरंतरता के लिए कम, पर्यावरण के शोषण के विरुद्ध अधिक तथा इसके प्रयोग के प्रति कम तथा छोटे समुदाय के हितों में अधिक तथा विद्य समुदाय के हित के लिए प्रति कम रुझान रखती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण शोषण के विरुद्ध जो है हमें कदम उठाने की आवश्यकता है, और यह पर्यावरण के साथ विकास की संकल्पना नहीं है, अतुल विकास के बिना पर्यावरण को संकल्पना ही है। वास्तव में जो है पारिस्थितिकी का संचरण रुकना चाहिए, यानी अगर नहीं रुका तो आने वाला समय में इंसान का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन विकास की गति में रुकावट क्यों? विकास करना कोई बुरी बात नहीं, विकास करना चाहिए, लेकिन विकास अगर आप किसी दूसरे चीज़ों को नष्ट करके कर रहे हो तो इसका मतलब वो विकास नहीं हुआ है, वो सिर्फ आपकी लालच की भेंट चढ़ा है। पर्यावरणीय लाभों का जो अनुशासित प्रयोग जो चरमुखी विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। विद्वान तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं का कहना है कि पर्यावरण क्षरण जो है पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले लोगों को उनकी हरकतों के लिए उत्तरदायी ठहराकर उन्हें पर्यावरण स्थिति को सुधारने में लगाकर ही नियंत्रण किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि ऐसी नियम वाली कि विकास की मांग तथा पर्यावरण की अनिवार्यता को एक दूसरे से निकट ले जाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कुछ लोगों का विचारधारा है कि बहुत से जो है आम लोग इसको जो नष्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आम लोगों का कोई दायित्व नहीं होता, आम लोग नहीं करते हैं, ये आपको भली भांति समझ जाना चाहिए। आप भी आम इंसान हो, क्या आप पेड़ पौधों को ऐसे ही काट रहे होते हो? ऐसा नहीं है। पेड़ पौधों को तो वो लोग काट रहे होते हैं जिनको बड़े बड़े फैक्ट्री चलाने की आवश्यकता होती है, जहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता होती है। ये लोग तो पेड़ पौधों को ऐसे काट के ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं जैसा इसका कोई महत्व ही नहीं रहता है। आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े घर बनाने के लिए, बहुत ही जो है शहर बसाने के लिए लोगों ने ना जाने कितने पेड़ पौधों को नष्ट ऐसे ही कर दिया। आपने देखा होगा कई जगहों पर जो है बस अड्डे बनाने के लिए, जो रेल मार्ग बनाने के लिए, सड़क मार्ग बनाने के लिए एकड़ से एकड़ और कई तरह की भूमियों को जो है नष्ट तहस नहस कर दिया गया। तो इसका कारण क्या है? जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या। लेकिन जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या के साथ तो है, लेकिन सरकार को यहाँ पर बुद्धिमत्ता का प्रयोग देखना चाहिए। कहते हैं पेड़ पौधा से किसी को नुकसान तो नहीं होती है, लेकिन जो है जीवन को जो है नष्ट करने के लिए अग्रसर रहेगी। यहाँ पर यही बात आया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो भी हमारे देश में खतरा का सबब बनता है उसके लिए हर तरह से नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय रूल रेगुलेशन बनाई जाती है। और ये रूल रेगुलेशन सिर्फ बनाई नहीं जाती है, इसको किताबों में सम्मिलित भी किया जाता है, लोगों को पढ़ाया भी जाता है, लेकिन जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो शून्य के बराबर होता है। आपने देखा भी होगा जब इंडिया में भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था तो हर जगह साफ सुथरा करते मंत्री संतरी सब नजर आ रहे थे, सब जो है बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन उसके बाद सब के सब जो है शांत हो गए। आज स्वच्छ भारत की जो है कोई भी जो है प्रयास नहीं चल रहा है। आज भी जो है हर जगह देखिएगा तो गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है कुछ समय के लिए ही कराई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई रूल रेगुलेशन बनता है तो वो अच्छे के लिए बनता है, हमारे विकास के लिए बनता है, हमारे प्रोग्रेस के लिए बनता है। तो ये बहुत बड़ी बात आती है कि यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पे बहुत बड़ी कदम उठाई गई थी पर्यावरण संरक्षण के ऊपर। भारत में पर्यावरण जागरूकता के महत्व को 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो 1972 में जो है स्टॉकहोम्स में पर्यावरण सम्मेलन आयोजित कराने के बाद प्राप्त हुआ। भारत में पर्यावरण हित की कई गतिविधियां यह चलाई गई, पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन भी किया गया और 1986 में पर्यावरण संरक्षण पर कानून भी लागू किया गया। देखिए, यहाँ पर बहुत बात आई गई है कि जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कदम उठाया गया। कहते हैं एक बार एक घटना घटी कि एक
जो है गाय का जो है बहुत बुरा हाल था। इस पे जो है हर जगह हर व्यक्तियों को कॉल किया गया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो था सुनने के बराबर था। तो आप समझ सकते हो कि पर्यावरण के नाम से बड़े बड़े विभाग जो बनाई जाती है सिर्फ नाम मात्र का होता है। ये सिर्फ पैसा लेना जानती है और तनख्वाह वसूलना जानती है, लेकिन इनकी एक्टिविटी जो होता है सुनने के बराबर होता है। एक घटना आप हमेशा देखते ही होंगे कि रोडों पे जो होते हैं गाय भैंस बछड़े सब नजर आ रहे होते हैं। क्या पर्यावरण संरक्षण के रिगार्डिंग इनका कोई उपाय नहीं है? क्या सरकार यही रूल रेगुलेशन बना रखी है कि जीव जंतु रोडों पे घूमते हुए नजर आएंगे और आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट का कारण बनेंगे, या कोई ना कोई जीव जंतु जो है इसी तरह मारे जाएंगे? तो ये सब पर्यावरण एक्ट के रिगार्डिंग एक खिलवाड़ रूल रेगुलेशन बनाई गई है, जिसमें ना तो सेंट्रल सरकार कोई रिएक्शन लेती है, न इंसान कोई रिएक्शन ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी है। आज देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें मिथ्या बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बातों को सिर्फ कागजी बातों में रखी जाती है, विभागों में ही रखी जाती है। वास्तविकता में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि ये झूठ है तो कोई भी समस्या लेके आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको इसके प्रति कोई भी जो प्रतिक्रिया जो है सकारात्मक आपको नजर नहीं आएगी। सारे विभाग के व्यक्ति जो होते हैं सिर्फ जो है 31 तारीख या 30 तारीख की वेट कर रहे होते हैं कि जैसे उनके जो है अकाउंट में पैसे आ जाएं। वो सिर्फ बैठ के जो है सिर्फ तपस्या करते रहते हैं, पैसे की वेटिंग करते रहते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी जो देखा जाए सुनने के बराबर होता है। सिर्फ नाम का ये विभाग बनाए गए हैं, इनका कार्य कहीं नहीं है, क्योंकि इसका मैंने भी एग्जाम्पल देखा है और जाना है और समझा भी है। भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्य ये उल्लेखनीय है, कहते हैं सुरक्षा, स्वास्थ्य और संपादक और सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने वाले पर्यावरण के संरक्षण का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। दूसरी बात यही आता है ग्रामीण शहरी वस्तु के जो है जीवन साधन में श्रेष्ठता लाने के लिए जो है उन्हें सुधार तथा विकास करना ये भी उनका दायित्व रहता है। विकास को जो है पारिस्थितिक सिद्धांत पर आधारित करना था, उनके साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना और पर्यावरण सुरक्षा का समुचित प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी यहाँ पर रखता है। पर्यावरण सुरक्षा की तकनीकों को प्रोत्साहित करना और संसाधनों का पुनर्चक्रण करना तथा कूड़े का उपयोग करना, ये बहुत बड़ी बात आती है। अगर बात यहाँ पर करें कूड़े करकट का, तो ये जो कहते हैं बड़े बड़े समझदार लोग भी कूड़ा करकट को तो ऐसे फेंक देते हैं जैसे कूड़ा करकट ना हो, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सामान हो। आप देखते भी होंगे राह चलते हुए गाड़ी से निकलते हैं और लिफाफा जो होता है या तो सड़कों के नीचे नज़र आती है या सड़कों पर फेंकी हुई नज़र आती है। तो ये बड़े बड़े लोगों के, समझदार लोगों की ये पहचान होती है। ठीक है, ये मिडिल क्लास के लोग ही इस तरह के जो है कारनामा करके दिखा रहे हैं और हमारा वातावरण को जो है दूषित कर रहे हैं। कहते हैं देश में जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्राकृतिक संरक्षण, पशु पक्षी विहार जैसे पहाड़ों, वर्षों, वनों और चरगाहों, मरुस्थल, जलीय क्षेत्र, झीलें और समुद्री तट, नदियाँ के मुहाने, समुद्री ढाले और द्वीपों को सुरक्षित रखना ही इसका दायित्व बना हुआ है। उसके पश्चात 6वां पॉइंट यही कहता है कि राष्ट्रीय समुद्री विशिष्ट जो है आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा रखना इसका सबसे बड़ा दायित्व बनता है। उसके पश्चात अगली पॉइंट यही बताता है कि सूचनाओं को जो है एकत्र कर एवं वितरण पर निगरानी करने हेतु जो है प्रभावशाली तंत्र स्थापित करना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि प्रभावशाली तंत्र स्थापित करना। क्या ये सारे विभाग बनाए गए, क्या वो प्रभावशाली नहीं है? सिर्फ उसमें जो बैठे हुए जो बड़े बड़े अफसर हैं सिर्फ पैसा ही खाना जानते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं होता। कहते हैं ये सब बातें जो है अपने आप को दिलासा देने के लिए पर्याप्त होता है। वैज्ञानिक परिदृष्टि और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक तथा उसके परिसर की सुरक्षा करना, ये भी दायित्व इसके अंतर्गत ही आता है। सभी स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना तथा जनता में जागरूकता पैदा करना इसके ही अंतर्गत आता है। पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी शोध को प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरण सुरक्षा एवं सुधार हेतु सामाजिक रुचि को बढ़ावा देना भी इसी का ही सबसे बड़ी मुख्य उद्देश्य के रूप में देखा जा सकता है। अंतिम बात यही आती है कि देश में पारिस्थितिक वैज्ञानिक जो है पर्यावरणीय विज्ञान और योजनाकार एवं उच्च कोटि के प्रबंधनों की मानव शक्तियों का विकास करना और उनके काम को जो है राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना इसी रूल के रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। यदि बात यहाँ पर हम करें पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता, देखिए कहते हैं, मैं पहले ही आपको बताया था कि इसका जो है हर तरह से जो है संरक्षण करने के लिए प्रयत्नशील है और वचनबद्धता दिखाई जाती है, लेकिन ये सारी बातें जो होती है सिर्फ किताबों में ही नज़र आती है। कहते हैं पर्यावरण संरक्षण की प्रति जागरूकता बढ़ाने से पूरे विश्व में नए उपाय किए जा रहे हैं।
स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1972 में स्टॉकहोम जो है सम्मेलन में सम्मिलित होने वाली अकेली राष्ट्र अध्यक्ष थी, जिसे संयुक्त राज्य मानव पर्यावरण सम्मेलन का नाम दिया गया था। और 20 वर्ष पश्चात रिले सम्मेलन को संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास सम्मेलन भी कहा गया। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने संकेत किया कि गरीबी सबसे अधिक प्रदूषित फैलाती है, यानी गरीबी जो है सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है, और तब इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक इस ग्रह की पर्यावरणीय आपदा को बचाने की जो है बात करना बेकार सी रहेगी। यूएनसीपीओ ने विश्व में जो है विश्व बैंक और संयुक्त राज्य अन्य संस्थाएं अवलंबनीय विकास हेतु जो है गरीबी उन्मूलन की पैरवी कर रही है। निसंदेह पर्यावरण विकास की नीति एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी जो है दीर्घकालीन पर्यावरण हितों की आवश्यकता तथा विकास की तत्कालीन जरूरतों के बीच विवादों को सुलझाने की आज जरूरत है। लेकिन विश्व की कोई भी व्यवस्था जो है अवलंबनीय नहीं हो सकती है यदि इनकी 3/4 जनसंख्या गरीबी में जो है जीवन यापन करती हो। यानी जब 3/4 जनसंख्या अगर गरीबी में अपना जीवन यापन करती है तो उस देश के लिए बहुत ही बड़ी समस्या का एक सबब बन सकता है। पर्यावरणीय अधिकार और विकासात्मक अधिकार मिलकर विश्व के लोगों को लोकतांत्रिक और मानवाधिकार का निर्माण करते हैं। मैड्रिड सम्मेलन तथा मौसम परिवर्तन पर सम्मेलन तथा रियो में जैव विविधता और जंगलों का स्वीकार किए गए प्रस्ताव अवलंबनीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्णय में से एक था। भारत ने सम्मेलन के निर्णय को स्वीकार भी किया और उन्हें क्रियान्वित करने का उपाय भी कर रहा है। यूएनपीडी द्वारा प्रदान की गई राशि एक पर्यावरण कार्य योजना पर काम चल रहा है। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जो है स्वीकृति जो है 31 योजनाएं हैं, जिनमें अमेरिका के $105 मिलियन की भागीदारी है। आरंभ छोटे उद्योग से किया गया जो एक ही स्थान पर स्थित था। बड़े उद्योगों की व्यक्तिगत और सतत पर देखभाल की जा रही है। कहते हैं निश्चित सीमा में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों को पहचान कर ली गई। कुछ विशेष उद्योग को स्थापित करने से पूर्व पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। वाहनों के प्रदूषण के लिए संबंध में परिवर्तन करने के उपायों को अतिरिक्त प्रदूषण मुक्त इंजन निर्माण किए जा रहे हैं, जिन्हें पहले से ही 2 पहिए, 3 पहिए और अन्य लोकप्रिय कारों में प्रयोग किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय वन की योजना पर काम चल रहा है और गैर सरकारी संस्थाएं द्वारा पर्यावरण विग्रेड वनों की कटाई के विरुद्ध विग्रेड और पारिस्थितिक कार्य बल संग्रहित किए गए हैं। भारत के वन जीवन संरक्षण की कार्य योजनाओं के जो है भरपूर सफलता मिली है और भारत में 75 राष्ट्रीय उद्यान है और 421 वन्य जीवन अभयारण्य सुरक्षा ढांचा है। टाइगर कार्य योजना ने काफ़ी सफलता प्राप्त किया है। भारत में जल, मृदा और वायु प्रदूषण रोकने के लिए काफ़ी कानून है तथा अधिकांश उद्योग के पर्यावरण की जांच की व्यवस्था भी की गई है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है कि भारत में जल, मृदा और वायु प्रदूषण के लिए रोकने के लिए बहुत बड़ा कानून बनाया गया है। अगर बहुत बड़ा कानून बनाया गया होता तो गंगा जो होती प्रदूषित नहीं होती, यमुना जो होती आए दिन प्रदूषित होती है तो वो नहीं होती। तो कहते हैं भारत में जल और मिट्टी और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होता है। जबकि कई देशों में यह जो है कुछ अधिक से अधिक जो है सुरक्षित है, परंतु भारत में यह कानूनी रूप से अनिवार्य है। भारत में वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन और तरंगे से उत्पन्न ऊर्जा को विकसित करने के गंभीर और व्यवस्थित प्रयास भी किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण हितैषी भी है और सौर ऊर्जा पर अधिक बल भी दिया जा रहा है और इस दिशा में कुछ प्रौद्योगिक प्रगति भी की गई है। भारत इन सब उपायों का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काम कर रही है। देखिए भारत भी बहुत ही अग्रसर है इन चीज़ों में, लेकिन कहते हैं सरकार करे भी तो क्या करे, जब कहते हैं इनको संरक्षण करने वाले व्यक्ति ही नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं सरकार कितना जिम्मेवारी उठाएगी, जब इंसान स्वयं ही समझदार नहीं बनेगी पर्यावरण संरक्षण होना संभव नहीं है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अंतिम पॉइंट, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं। देखिए भारत सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि सिर्फ ये किताबी बातें होती है, सच्चाई में वो सारी रूल रेगुलेशन को धज्जियाँ उड़ाते हुए जो है आम नागरिक देखने को मिल जाएगा, या बड़े बड़े लोग भी इसको धज्जियाँ उड़ाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। सिर्फ आप जो उस समय क्या करोगे, कोसोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहली बात तो यही आता है कि पर्यावरण अदालत। देखिए पर्यावरण के लिए बहुत सी अदालतें बनाई गई है। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाले फैक्ट्रियों के विरुद्ध तेजी से न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा रहा है।
अगर ये बात मैं अगर सच मानूं कि इसमें जो है पर्यावरण अदालतें बनाई गई है और बहुत जल्दी न्याय दिलाई जाती है, तो क्या आज जो नदी इतनी प्रदूषित हो रही है और बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो गंदगी निकल रही है, क्या इसके लिए अदालत नहीं है? क्या इस पर अदालत ने कोई रिएक्शन नहीं लिया? कहते हैं दिन प्रतिदिन जो है नदियाँ दूषित होती चली जा रही है। तो पहली बात तो अगर देखा जाए तो कई मानने में कहते हैं ये अपने आप को संतुष्टि देने के ही जो विचारधारा से लिखी गई है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि पर्यावरण हितैषी उत्पाद, देखिए हितैषी, सरकार बाजार में बिकने वाले उत्पादों के लिए जो है सख्त नियम लागू कर रही है। इन मानकों पर जो है खरा उतरने वाले उत्पादों को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र जैसे ISI मार्क दिया जाता है। दोस्तों ये बात भी आपको क्या लगता है कि ये सही है? क्या आपको जो भी सामान बाजार में मिलता है क्या सभी जो है ओरिजिनल होते हैं? आपको मालूम ही होगा कि आज डुप्लीकेट की भरमार है। आज जिस दुकान पे चले जाओ, जहाँ चले जाओ, उसमें आधे से अधिक प्रोडक्ट जो होंगे डुप्लीकेट होंगे। फिर सरकार यहाँ पर क्यों कह रही है कि हम ISI मार्क लगा के जो है अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाने के प्रमाण पत्र देंगे? कहते हैं अगर सरकार ज़मीनी हकीकत में अगर चेक करे तो इसका जो है पूरा पोल खुल जाएगी। और आपने आए दिन टीवी में न्यूज़ में देखते ही होंगे कि आए दिन जो है सरकार लाखों टन जो होती है घी पकड़ती है, लाखों टन जो है डुप्लीकेट सामान पकड़ती है। तो इसको मैन्युफैक्चर करने का जो है परमिशन किसने दिया? इतना इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री किसने लगाने के लिए परमिशन दिया? तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर सिर्फ एक मिथ्या बात साबित हो रही है। उसके पश्चात आता है पेट्रोल को शीशा युक्त करना। देखिए ये बात भी कई जगहों पर मिथ्या सिद्ध ही होगी। अगर आपने पेट्रोल भरवाने जाते होगे तो उसमें जो है लीड होना एक स्वाभाविक बात बन गई है। तेल शोधक कारखानों में शीशा युक्त पेट्रोल बनाने की प्रेरित किया जा रहा है और भारतीय पेट्रोल शीशा की मात्रा अधिकतम होती है, जो कि मोटर गाड़ियों के लिए माध्यम से अधिक धुआं फैलाते हैं। देखिए दोस्तों, कहते हैं आज के समय में देखोगे तो ये बात भी काफ़ी हद तक सिद्ध नहीं होता है कि आज जो है पेट्रोल जो है शीशा मुक्त हो। कई जगह पेट्रोलों पर भी शीशा मुक्त जो है पेट्रोल डालने का प्रावधान है और इससे जो है प्रदूषण फैलना भी एक आम सी बात बन गई है। उसके बाद है हानिकारक कीटनाशक का प्रतिबंध। देखिए ये बात भी कई मानने में झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े किसान जो होते हैं पेस्टिसाइड ही यूज़ कर रहे होते हैं और ये धड़ल्ले से यूज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ये सरकार भी जानती है, लेकिन इसमें कानून भी बनाई गई है। कहते हैं 8 रासायनिक कीटनाशक जैसे DDT हो गया, BHC हो गया, एड्रेनाइन और मेथिलीन शामिल है को बाजार से हटा दिया गया है तथा इसके स्थान पर जो है सुरक्षित जैविक कीटनाशक लाने की योजना है। देखिए कहते हैं DDT जो है आज के समय में भी डाला जाता है और हमेशा डाला ही जाएगा। कहते हैं उत्पादन के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। सरकार यहाँ पर रूल रेगुलेशन बेसिकली बना दिया है कि इसको जो है हटा दिया गया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध तो लिफाफे में भी लगाई गई है, प्रतिबंध तो शराब पे भी लगाई गई है। तो क्या ये बंद हो चुके हैं? नहीं। इसका जो ज़मीनी हकीकत आप सबको पता है, इसमें बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद, देखिए इसका मुख्य कार्य 40 मिलियन टन जो है फ्लाइस ऐश को जो है कि थर्मल प्लांट के निकट पहाड़ों के रूप में पड़ी है, ईंटों तथा शहर के कूड़ा करकट के ऊर्जा में और सीवर के मल को उर्वरक में परिवर्तन करना। देखिए ये बात बताई जा रही है कि राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद, मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में सुना था कि दिल्ली में जो है कूड़ा का ढेर चारों तरफ लगा हुआ है और जो वहाँ की सरकार है वो पिछले सरकार पे दोष थोप रही है। तो ये सच्चाई क्या है? क्या ये बात झूठ है कि सच है? ये आपसे अधिक अच्छा कोई नहीं जानता होगा कि कूड़ा प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार हो रही है और सरकार जो है एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रतिरोप लगा रही है। उसके पश्चात है पब्लिक प्लास्टिक इंश्योरेंस। देखिए जन दायित्व बीमा, इसके अंतर्गत सभी कर्मचारियों के लिए 48 घंटे में पब्लिक जो लायबिलिटी इंश्योरेंस का भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। मोटर वाहन द्वारा प्रदूषण, कहते हैं मोटर वाहनों द्वारा प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध प्रदूषण विरोधी अभियान को भी सख्ती से लागू किया जा रहा है और निश्चित मानदंडों का पालन न करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना भी हो सकता है। अगर ये बात अगर सच है तो अगर आप देखिएगा कोई भी रोड पे जाके तो वहाँ पर कोई न कोई जो है वाहन प्रदूषण फैलाते हुए नज़र आएगा। तो वहाँ पर पुलिस जो है आपको ट्रैफिक पुलिस भी नज़र नहीं आएगी, न सरकार के कोई रूल रेगुलेशन नज़र आएंगे। ये लोग धड़ल्ले से जो है पोल्यूशन फैला रहे होते हैं और सभी जो है आंखें बंद करके देख रहे होते हैं। दोस्तों मेरा यहाँ पर इन शब्दों का खंडन करना नहीं है, मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि सरकार इस पर जागे और जो है सख्ती से कदम उठाए, न कि किताबी बातों पर जो है
लोगों को दिलासा दे। कहते हैं किताबी बातों का आज दिलासा देने का समय नहीं है, आज सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे हमारा पर्यावरण जो है काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सके। अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो आने वाला भविष्य के लिए भी जो है कहते हैं स्वच्छ हवाएं और अच्छे वातावरण नहीं मिल पाएगा। अगली पॉइंट है समुद्री तट के निकट होटल। ऐसे होटलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है जो कानून की अनदेखी करते हुए समुद्री तट पर अतिक्रमण करते हैं। क्या ये बात आपको लगता है कि सत्य सिद्ध है, सत्य बात बताई गई है? आज बड़े बड़े होटल जो है समुद्र के किनारे ही बनाई गई है और वहाँ पर धड़ल्ले से अतिक्रमण होता है। इवन कि सरकार के जो है नाक के नीचे ही होता है, लेकिन फिर भी सरकार जो है आंख बंद करके बैठी होती है, क्योंकि उनके पास जो है पैसे की ढेर पहुँच जाती है। तो ये आप भी समझदार हो और हर कोई जानता है कि समुद्री तट के निकट जो है होटल में जो है कई मायनों में जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। राष्ट्रीय नदी का कार्य योजना। देखिए, राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रयोग एवं कूड़ा प्रबंधन के लिए नीति बनाएगा। ठीक है, देखिए नीति बनाने की जो बात बताई जाती है वो बहुत मुझे मिथ्या इसलिए लगती है क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। आपने देखा होगा कि यमुना नदी जो है सबसे अधिक प्रदूषित है, वहाँ तो कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। गंगा का भी हाल वही है, यमुना का भी हाल यही है, सबका हाल वही है। तो यहाँ पर जो ये बताते हैं कि हमने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है? क्या सिर्फ ये किताबी बातें हैं? तो ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों, बहुत बड़ी सोच वाली बात है कि सिर्फ ये बातें जो होती है इसमें योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन योजना का रिगार्डिंग कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है। यदि बात करें यहाँ पर सौर ऊर्जा आयोग की, तो कहते हैं ऊर्जा स्रोत प्रदूषण फैलाने का मुख्य कारक होती है, यानी इसलिए जो है मुख्य ऊर्जा स्रोत को बढ़ाने के स्थान पर ग्रामीण स्तर पर जो विकेंद्रित ऊर्जा निर्माण की योजना बनाई गई है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। उसके पश्चात जो अंतिम पॉइंट है सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध। देखिए, ये भी बात मुझे बहुत मिथ्या ही सिद्ध लग रही है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने का प्रस्ताव रखी गई है और सब जगह लगाई भी जाती है। धूम्रपान करना मना है, थूकना मना है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि वही सब रूल रेगुलेशन का धज्जियां उड़ रहा होता है। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है एवं इसे लागू भी कर दिया है। कहते हैं लागू तो हर जगह पे है, हर जगह सिस्टम है, लेकिन इसका लोग माने तब ना। मैं यही बात यहाँ पढ़ने और समझने से यही बात साफ हो जाता है कि सरकार ने रूल रेगुलेशन तो बनाई है, लेकिन सख्ती इसमें नहीं दिखाई है। लेकिन यहाँ पर सरकार को दोष देना कदाचित उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें जनता को भी समझदार बनना जरूरी है। मान लीजिए कहीं निषेध है, लिखा हुआ है कि आप वहाँ पर तम्बाकू नहीं खा सकते, चाहे बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, जनता का ये फर्ज बनता है कि वहाँ से दूर चले जाएं। ठीक है, क्योंकि सरकार ने अगर रूल रेगुलेशन बनाई है तो आपको भी उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप भारत के अच्छे नागरिक कहलाओगे। तो सरकार सिर्फ रूल रेगुलेशन बनाती है, लेकिन इसका पालन तो आम जनता को ही करना पड़ता है। तो आम जनता अगर जागरूक हो जाती है तो देश की भलाई सुनिश्चित भी हो जाती है।